ये हमारे तो किसान अभी हैं। बेरोजगारी एकदम से बढ़ी है, देखिए कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कई लोग वापस आ गए हैं, तो इसको जोड़ते हुए पशुपालन के क्षेत्र में स्वरोजगार की क्या संभावना पशुपालन देखिए शुरू से ही स्वरोजगार का एक बहुत अच्छा साधन रहा है। हमारे यहाँ 4 तरह से पशुपालन किया जाता है। है? जी एक सामान्य तौर पर एक होती है हाउस होल्ड डेयरी, जिसको जो हम घर के सदस्य मिलकर चलाते हैं, जो छोटी 4 या 5 जानवर, 2 या 3 जानवर, जैसे छोटी डेयरी जी कहेंगे हम उसको। फिर कुछ सब्सिडियरी होती है कि उनके पास खेती भी है, साथ में कुछ जानवर पालते हैं। जी और कुछ कमर्शियल डेयरी हो सकती है जो अर्बन लेवल पे यानी शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णतः सिर्फ डेयरी पे किसान रह सकते उसको हैं। बेस्ट जी उसके अलावा दूध उत्पाद हम्म के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। जी और सबसे बड़ी संभावना है जो हम मध्य प्रदेश को देखा जाए तो ब्रीडिंग के संबंध में। जी हमारे पास आज कोई भी एस्टेब्लिश ब्रीडर संस्थाएं या ब्रीडर कोई भी ऐसी डेयरियां नहीं है जो ब्रीडिंग का काम करती जी है और जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप है आगे। जी मैम, जैसे कहा हमने रोजगार से रिलेटेड इसको हम कर रहे हैं, तो कुछ नए लोग जिन्हें बिल्कुल अनुभव नहीं है इस क्षेत्र का, और अगर वो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उनका भविष्य कितना सुनहरा होगा, या क्या इसके विषय में आप बताना चाहेंगे? अनुभव नहीं है तो कुछ ट्रेनिंग्स उपलब्ध हैं। जी उद्यमिता विकास निगम इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। जो बिल्कुल जिनको कोई अनुभव नहीं है, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, तो जी उनको एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज वो लोग जी चलाते हैं। जी तो जिससे हमारे जो नए एस्पायरेंट्स हैं, जो लोग इस क्षेत्र में आना जी चाहते हैं, जी उन्हें कुछ भी नहीं मालूम, जी उनको काफ़ी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ से प्राप्त हो जाती जी है। उसके अलावा पशुपालन विभाग पूर्णतः उनके सहयोग के लिए तत्पर रहता जी है। जी गवर्नमेंट भी कई सारी योजनाएं चला रही है जिसमें जी उनको कुछ सब्सिडीज भी दी जाती हैं जी रोजगार ये इसको बिल्कुल डेयरी कि या इस वो तरह का एस्टेब्लिश कुछ हो शुरू सके, करने के बिल्कुल लिए जी डेयरी उत्पाद के लिए भी दे रही है। जी और अगर ब्रीडिंग के क्षेत्र में भी कोई आगे आना चाहे तो उसमें जी भी सहयोग पूर्णतः उन्हें जी मिल पाएगा। मैम, जैसे आपने बात की प्रशिक्षण और ट्रेनिंग की, तो कैसे युवा इससे जुड़ सकते हैं? उनको कैसे पता चल सकता है कहाँ ट्रेनिंग मिलेगी, कैसे उनका सिलेक्शन होगा, कहाँ से वो आए, कैसे किससे जुड़े? उद्यमिता विकास की जो ट्रेनिंग है वो तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं और जी उसमें कुछ फीस भी है उसमें। जी जी बहुत बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4 हज़ार या 5 हज़ार के जी आसपास कुछ फीस है। जी लेकिन बाकी कुछ और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हैं, जैसे एक एआई का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे पशुपालन विभाग जी चलाता है। जी और उसके लिए लेकिन जिला स्तर से, पंचायत स्तर से आपको अपना नामांकन कराना जी होता है और फिर 3 महीने वही ट्रेनिंग होती है जी प्रैक्टिकल, जी और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग जी भोपाल में या और कुछ जगहों पर होती है। जी तो वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वो बिल्कुल उनके लिए एक और रोजगार का जी जी साधन है, बिल्कुल क्योंकि वो मतलब चार्ज करके जी कृत्रिम गर्भाधान का कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहाँ दोस्तों, जैसा हमें मालूम चला, जो नए लोग हैं जिन्हें इस क्षेत्र का कोई ज्ञान नहीं है, वो भी चाहें तो इस क्षेत्र में आकर अपना कार्य कर सकते हैं, जिसके लिए बाकायदा विभाग, उद्यमिता विभाग हो, या जैसा मैम ने बताया सरकार इसके लिए जो प्रयास कर रही है उसमें आपको सब्सिडी भी दी जा रही है। आप इससे जुड़ सकते हैं और अपने रोजगार की संभावनाओं को प्रबलता दे सकते हैं। ललिता जी, हम जानना चाहेंगे कि कब से आप पशुपालन कर रही हैं और कितने पशु आपके पास हैं? सर, पशुपालन हमारा जी, आप जब से प्रबंधन किसे कहेंगे या कैसे किया जाएगा? प्रबंधन किसी भी पशुपालन क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जी पर हम इसको संक्षिप्त में अगर देखें तो 5-6 बिंदु जी हैं जिन पर ज़्यादा ध्यान देने की जी आवश्यकता होती है। तो अगर हम प्रबंधन देखें तो सबसे पहले आता है कि दाना, भूसा और पानी, समय पे दाना भूसा देना और जी पानी 24 घंटे उपलब्ध रखना जी उनके लिए। उसके अलावा टीकाकरण एक बहुत महत्वपूर्ण है कि जी अगर टीके समय पे लगते हैं, खासकर गलघोटू, एकटंगिया और एफएमडी, जी खुरपका मुंहपका, ये जी 3 जी रोग जी के लिए विशेषकर, और ये सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं समय जी समय पर जब जी उनका लगाने का टाइम होता है। जी तो वो अगर हम समय समय पर लगवाते हैं तो ये बहुत सारी 2-3 बीमारियों से ये वो जी कर लेते हैं, पशुओं को बचाते हैं। उसके अलावा डिवर्मिंग होती है, यानी जी कि जो आंतरिक कृमि होती है, जी आंतरिक और बाह्य कृमि जी दोनों इनमें होती हैं।
और आंतरिक कृमि जो पेट के अंदर कृमियां जी। होती है उनके लिए हर 3 महीने में डिवर्मिंग करानी टीके चाहिए। लगाए जाते हैं। टीके नहीं, दवाई है, दवाई दी जा वो रही है। गोली होती है, जी वो आपको देना चाहिए। उसके अलावा जो बाह्य कीड़े उनके जो काटते हैं उससे तो परेशानी होती ही है जी पशु को, लेकिन उससे अधिक परेशानी होती है कि उनसे जनित कुछ और रोग भी होते जी हैं जी जो उनकी खासकर जो हमारे विदेशी मिश्रित नस्लें हैं, जी क्रॉस ब्रेड जिसको हम जी कहते जी हैं, जी उनको तो उनकी जान भी जा सकती है अगर जी बिल्कुल। किल्लियां अगर ज्यादा हो सही जाए से तो। उनका हाँ, प्रबंधन सही नहीं से किया प्रबंधन जाता नहीं हो है। जी तो किल्लियों का प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण है। जी और ये कई बार देखा गया है कि ये जो किल्लियां आप जो बात कर रहे हैं कई बार पशुओं पर भी हैं, उनसे साफ हो जाते हैं, वो जिस जगह पे वो आसपास रह रहे हैं वहां फैली हुई रहती हैं, दोबारा आ जाती हैं, जी तो कैसे उसको हाँ, रोकें? दोबारा आने से रोकने के लिए जब हम छिड़काव करते हैं या कोई दवाई लगाते हैं तो हमें जी आजू बाजू भी करना चाहिए, पर एक देसी जी ढंग से भी इसको किया जा सकता है कि हम गोबर की लिपाई करें जी करीब करीब 3 से 4 फीट दीवारों पर और जमीन पर, और उसको चूने से पोत दें। जी चूना अगर हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं चूने जी का, लगभग हर महीने एक बार आप पोत दें जी तो किल्लियों की समस्या बहुत हद तक कम दूर हो हो जाती है, जाती 80% तक तो जी कम हो जाती है। मैम जैसे देखा जा रहा है आजकल की पारंपरिक पशुओं की अपेक्षा उन्नत नस्ल के पशु पाले जा रहे हैं, तो इसे आप किस प्रकार देखते हैं और ये कितना ज्यादा सार्थक है? देखिए, पारंपरिक में भी उच्च नस्ल के थे, जी पर शायद हमारी ब्रीडिंग उतनी अच्छी नहीं हुई जिससे वो उनका नस्ल उतनी अच्छी नहीं रही जी यार जैसी होनी चाहिए जी थी। तो अभी क्योंकि हमें ये हम उससे अवगत हो गए हैं और हमें उसके बारे में जी जानकारी हो गई है और हम ये चाहते हैं कि वो उनका सुधार हो। जी तो मैं जहाँ काम करती हूँ, जहाँ प्रबंधक हूँ, वहाँ हम लोग हमारा मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान के लिए डोजेस तैयार करते जी हैं। और डोजेस बनाते समय ये ध्यान रखा जाता है कि बहुत उच्च उत्पादन वाले जी जो गायें हैं उनसे जो गुल उत्पन्न हुए, जी नंदी उत्पन्न हुए, उनका भी डोजेस हम तैयार करते हैं। जी और उनका महत्व ये है कि जब ये नस्ल सुधार होगा या हमारे पास उच्च गुणवत्ता वाले पशु आएंगे जी तो हमारा दूध उत्पादन बढ़ेगा बढ़ेगा, बिल्कुल। और वो दूध उत्पादन बढ़ा तो वो तो बिल्कुल हमेशा उससे आमदनी बढ़ेगी ही बिल्कुल बढ़ेगी। रोजगार और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मैम जानना चाहेंगे जैसे आपने कहा कि ये जो प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, तो दूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, उनको कैसे इसका लाभ पहुँचा पा रहे हैं आप लोग कि जैसे उनको अपने पशुओं को उन्नतीकरण करना, उनकी नस्ल को उन्नत करना है, तो उनको कैसे जागरूक किया जा रहा है एक चीज़, और अगर वो जागरूक हो गए हैं तो कैसे उन तक वो फैसिलिटी पहुँचाई जा रही है कि उनके पास जो पशु हैं या आने वाली नस्लें हैं, वो उन्नत हो जाएँ? विगत वर्ष से एक राष्ट्रीय प्रोग्राम चल रहा है, जी राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम करके, उसमें हम बहुत सारे एक्सटेंशन मटेरियल भी उपलब्ध करा रहे हैं, जी बहुत एडवर्टाइज भी कर रहे हैं जी उसको। और पिछले साल 300 गांव चयनित किए गए थे और इस जी साल 500 गांव जी चयनित किए गए हैं जी जी जहां पर फ्री एआई कृत्रिम गर्भाधान कराने का प्रावधान जी है। और वो डोर टू डोर करना है, जी जहां पर किसान के घर जाके करना जी है, जी और वो अभी चल रहा है और जी ये मई तक चलेगा। जी मैम तो 500 गांव जो आपने कहा ये पूरे मध्य प्रदेश के बता पूरे रहे हैं मध्य आप प्रदेश या हर जिले जिले? नहीं, हर जिले में हर जिले में 500 जी गांव जो हैं वो जी सिलेक्ट किए जा रहे हैं। सेलेक्ट किए जा चुके हैं किए जा ऑलरेडी। चुके हाँ, हैं। अभी एआई प्रोग्राम चल रहा है वहाँ। जी 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 ठीक है। ललिता जी हम जानना चाहेंगे कि आप पशुपालन करते आ रहे हैं, ललिता जी ने कहा कि वो भी इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो क्या कुछ इस क्षेत्र में लोन वगैरह सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से प्रदान किया जा रहा है जिससे जो पशुपालक अगर अपने इस पशुपालन को और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, तो उसकी संभावनाएं क्या हो सकती हाँ जी, नाबार्ड की तरफ से एक योजना चल रही है अभी, जी तो ये लॉकडाउन के समय ही शुरू हुई है। वो जी करीब करीब 7 लाख का लोन है उसमें, जी और वो लोन 10 पशुओं के हिसाब से है, गाय भैंस कुछ जी भी हो जी सकता है। जी जी उसके अलावा और जो डिटेल में जो आती रहती है जानकारियाँ, जी अगर हमारे किसान भाई चाहें तो उसकी जानकारी हमेशा उपलब्ध रहती है हमारे लोकल हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में, जी वहाँ से, क्योंकि ये प्रकरण भी वहीं से बनेंगे, जी जहाँ आप होंगे वहीं से वो आगे जाएगी जी जानकारी, जी और जी फिर उसके हिसाब से। और लेकिन नाबार्ड बैंक में भी वहाँ आप सीधे सीधे भी अप्लाई कर सकते जी हैं, और उसका लाभ प्राप्त उसका हो लाभ सकता प्राप्त है। कर सकते हैं। जी मैम मैम जानना चाहेंगे कि नस्ल उन्नतीकरण का पशुओं के जो आगे प्रोडक्शन है, उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन है, उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या सकारात्मक है या फिर कुछ नकारात्मक? नहीं, जैसे हमने अभी बात की थी जी इस बारे में कि जी वो सकारात्मक ही होगा, जी नकारात्मक होने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि जी जो जब हम नस्ल सुधार की बात करते हैं जी तो कृत्रिम गर्भाधान एक बहुत महत्वपूर्ण उसका टूल है, जी उसका हथियार है जी जैसे।
और क्योंकि हम ऐसे इतने अच्छे नंदी पाल नहीं सकते जी बिल्कुल। क्योंकि उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, हाँ क्योंकि वो उनका जो चयन है वो वैज्ञानिक रूप से किया जाता है, जी। ताकि और हम उनके बारे में ये मालूम होता है कि उनकी उत्पादन क्षमता उनसे पैदा होने वाली संतति जी। की हमेशा अधिक होगी, जी ये हमें पहले से ही मालूम होता है। जी तो ऐसे बुल चयन किए जाते हैं, ऐसे नंदी चयन किए जाते जी हैं। जी जी तो ऐसे नंदी अगर आप कहीं खरीदने जाते हैं तो उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, तो वो किसान और इतने मिलेंगे भी नहीं। जी और कृत्रिम गर्भाधान के से हम ज़्यादा किसानों को फायदा पहुंचा सकते हैं जी उन नंदियों से, जी और उसका फायदा तो सीधा सीधा दुग्ध उत्पादन पे तो है ही। जी और अब आगे ये भी है कि कुछ सिलेक्शन इस तरह से भी किया जा रहा है कि उनमें कुछ रोगों के लिए भी उन्हें सेलेक्ट किया जी जाएगा आगे। जी ये अभी आगे के सालों में ये भी आप सुनेंगे कि जी ये फलाना बुल है तो इसका दूध उत्पादन तो इतना है ही, साथ में इसमें इसमें थनेला भी नहीं होगा। जी बिल्कुल। ऐसे भी बुल का जी आपको आगे से डोजेस मिलना शुरू होंगे। जी और उसके अलावा अभी निकट भविष्य में यानी दिसंबर तक हम सॉर्टेड सेक्स सीमन भी ला रहे हैं। जी यानी उसका मतलब होता है कि सिर्फ बछिया ही पैदा हो। बचिया ही पैदा हो। जी हाँ, बिल्कुल। तो 90% चांसेस होते हैं कि बछिया ही पैदा हो। जी और उसके लिए भी जो बुल सेलेक्ट किया होता है वो यूनिक होता है। अभी भी उपलब्ध है वो, जी जी लेकिन अभी उसकी उपलब्धता बाहर से हमने रखी है, तो उससे कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है। जी, जब जी। हम यहाँ से देना शुरू करेंगे तो वो सब्सिडाइज रेट पे होगा, जी बिल्कुल। तो उसका किसान भाइयों को फायदा काफी जी अच्छा हो सकता है। देखिए किसान भाइयों या पशुपालकों से मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने बताया कि अगर हम कृत्रिम गर्भाधान की उससे जुड़ रहे हैं, प्रोसेस से जुड़ रहे हैं, तो उसका सीधा लाभ मिलता है, दुग्ध उत्पादन भी बढ़ता है और जो समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं उससे भी निजात आप पा सकते हैं। मैम जानना चाहेंगे जो पेट की समस्याएं देखने को आती हैं तो उसका दुग्ध उत्पादन पर क्या असर पड़ता है? हाँ, कीट की समस्या जी कीट मैंने एक तो जो जानवर को काटते हैं वो तो है ही है, जी लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो कुछ बीमारियों को भी फैलाते हैं। जी तो जैसे ब्रूसेला है जी जो इंसानों में भी हो सकती है, जी फिर एनाप्लाज्मा है, एनाप्लाज्मोसिस है, फिर ट्रिप्स या सरा एक बीमारी है, जी फिर थाइलेरिया है। ये जी। 4 बीमारियां मुख्य तौर पर हमारे यहाँ पर किलियों से फैलती हैं। जी और अगर किलियां बहुत अधिक हो जाएं तो ये बीमारियां भी हो सकती हैं, जो कि खून जी, के जी। आरबीसी को, जो आपके रक्त कोशिकाएं जी, हैं, जी, उनको तोड़ती हैं। जी और क्योंकि दूध भी रक्त के थ्रू ही उसका रूट होता है बनने का, तो वो दूध उत्पादन को तो कम करती हैं और पशु का स्वास्थ्य इतना ज्यादा खराब कर देती हैं कि जी। कुछ इसमें पशु की मृत्यु भी हो सकती है। जी और अगर मृत्यु नहीं भी हुई और वो क्रॉनिक फॉर्म में रहा तो बहुत लंबा चलेगा, पर पशु का शरीर बहुत दुबला पतला जी, होकर जी। चला जाएगा वो। जी। और कई बार लक्षण भी नहीं दिखाई देते, जी। पता ही नहीं चलता, बुखार भी हाँ, सिर्फ जी। दुबला ही होते चले जाता है, जी, तो बिल्कुल। दूध उत्पादन पे बहुत बड़ा असर पड़ता मैम है। ऐसी स्थिति में अगर कोई पशु इससे ग्रस्त हो चुका है तो क्या फिर उसका जो दूध है वो उपयोग के लायक होता है कि उसका इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर नहीं? हाँ, जब अगर वो बीमारी के थ्रू निकल रहा है जी तब तो नहीं, जी बट एक बार उसका उपचार हो जाए जी तो आप उसको उपयोग कर तो सकते उपयोग में ला सकते हैं। मैम हैं। उस समय जैसे दूध बंद ही हो जाता है, बहुत कम हो जाता है या जी। नहीं होता है, और अगर कभी थोड़ा बहुत हो भी तो उसे ब्रुसेला और सरा के केस में तो नहीं पीना चाहिए, जी, क्योंकि बिल्कुल। ये जूनोटिक डिजीज भी जी। है। मैंने जानवर से इंसान में भी हो सकती है। मैम ऐसे ये आपने जो जूनोटिक डिसीज का बताया, तो ऐसे कौन कौन से डिसीज हैं कि जो अगर जानवर को हो रहे हैं तो उस समय पर इंसान या घर में छोटे बच्चे हैं उन्हें उनसे दूर रखा जाना चाहिए, उनके विषय में थोड़ा सा हम जानना चाहें। एक तो ये ब्रूसेला ही जो मैं ब्रूसेला, बता रही जी। हूँ वो है, उसके बाद में कुछ खुजली टाइप की होती जी। है, भैंसों में ज्यादा होती है, जी तो वो भी रिंगवर्म है, जी। फंगल इन्फेक्शन है, जी। ये सब इंसान में भी हो सकते हैं। जी। फिर उसके बाद में ये आपने चेचक जिसको बोलते पॉक्स, वो भी गाय में भी होती है, इंसान में भी हो सकती है। हालांकि अब टीकाकरण इंसानों में तो लगभग हो चुका है। टीबी है, जी टीबी दोनों से हो सकती है, दोनों इंसान हो से सकते हैं, जानवर इंसान को, से जानवर से इंसान को। जी बिल्कुल। तो ये ऐसी ऐसी और भी बीमारियां हैं, ये मैंने आपको मुख्य बताई जी जी बिल्कुल। कि जिन पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर जी। ये बीमारियां हैं तो बाकी लोग, और जब हम उनका इलाज कर रहे हैं या जी। उनकी देखरेख कर रहे जी। हैं तो पूरे प्रिकॉशंस के साथ तो करें। इसके लिए जागरूकता मैम कितनी ज्यादा आप कहती हैं, कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो पशुपालक हैं देखिए, उनके लिए? जागरूकता से ही सब कुछ संभव जी। है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप वो जानवर छू ही नहीं सकते हैं। जी आप
छू तो सकते हैं, छूना ही होगा। जैसे अब कोविड में है, जागरूकता ही है, वैसे ही है। तो मैंने वो जागरूकता का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। अगर आप जागरूक हैं, आपको पता है कि ये रोग, तो आपको जो हाथ धोना है, अपने कपड़े बदलने हैं, नहाना है, आपने सब जानवर का सारा काम कर लिया, फिर आप नहा सकते हैं, उसके बाद उसको यूज करें तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसी कुछ बीमारियां जिसके बारे में मैम ने बताया कि जो जानवरों से इंसानों तक आ जाती हैं और इंसानों से जानवर तक पहुंच रही है, जैसे और इसके अलावा जो मैम ने बताया टीबी की समस्या जो इंसान से जानवर में भी पहुंच सकती है, तो इसके प्रति हमें जागरूक रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है, जिससे जानवर भी सुरक्षित रहेंगे और पशुपालक या किसान भाई भी सुरक्षित रह सकते हैं। हम ललिता जी आपसे जानना चाहेंगे कि पहले शुरू में चर्चा भी कर चुके हैं इस विषय पर कि उसकी बहुत संभावना ऐसी इस तरह से बनती है कि दुग्ध उत्पाद, क्योंकि जब कोविड हुआ था तब बहुत, जब शुरू हुआ था और लॉकडाउन हुए थे तब बहुत बार मेरे पास यह है कि मैडम दूध फेंकना पड़ रहा है। तो अगर हमारे पास दूध उत्पाद लोकल जो आपकी आवश्यकता है उसके हिसाब से दूध उत्पाद की भी एक छोटी यूनिट हो तो इस तरह की समस्या नहीं आएगी। और यदि हम उसको अपना ये डेयरी बढ़ाना चाहते हैं और हमारे पास मिल्क सेलिंग या दूध वो बेचने की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है तो हम दूध उत्पाद पर भी ध्यान दे सकते हैं। और जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की ब्रीडिंग, आज भी हमारा मध्य प्रदेश में स्थिति है कि यदि हमें नया जानवर चाहिए तो हमें दूसरे स्टेट जाना होता है खरीदने के लिए। हमें यहाँ पर अच्छी नस्ल के अच्छे उत्पादक पशु उपलब्ध नहीं हो पाते। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिस पर ध्यान दिए जाने की और जिस पर हमारे जो नए युवा हैं जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, इस पर फोकस कर सकते हैं, इस पर ध्यान दे सकते हैं और इससे उन्हें निश्चित फायदा होगा। बिल्कुल। ललिता जी, हम आपसे एक संदेश अपने दर्शकों तक या पशुपालक, जैसे बात की ललिता जी ने भी, एक कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में लोग आते हैं लेकिन तैयारी कुछ अधूरी रह जाती है, तो जिसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है और वो नकारात्मक हो जाते हैं क्षेत्र के प्रति कि नहीं ये क्षेत्र में आना गलत रहा या निर्णय सही नहीं था। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो इस क्षेत्र में आए और नुकसान उन्होंने नुकसान तभी होगा जब उसकी जानकारी नहीं है। और जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं या हम उसमें पैसा लगा रहे हैं तो कहाँ कितना पैसा लगाना है उसके लिए आपको हर ब्लॉक लेवल पर हमारे अधिकारी कर्मचारी उपलब्ध हैं जो जिनसे आप पहले थोड़ा सा चर्चा करके समझ के और उसके बाद ही अगर इसको शुरू करते हैं व्यवसाय, जब उसको हम कमर्शियल लेवल पे ले जाते हैं, जब हम व्यावसायिक तौर पे उसको करते हैं तब हम सारी जानकारी अगर लेके करते हैं तो नुकसान लगभग नहीं होगा। पर जब जानकारी नहीं होती है तभी ये समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि कई लोग तो अभी मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो इंजीनियरिंग साइड से पशुपालन में आए हैं, उस क्षेत्र में आए हैं। तो ऐसे लोगों को तो मैं जो बिल्कुल ही इस क्षेत्र से बिल्कुल भी नहीं जुड़े, जिनका फैमिली बैकग्राउंड भी वैसा नहीं है, उनका मतलब परिवार भी शहरों में रहा और वो डेयरी में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर है। पर वो थोड़ी सी जानकारी पहले इकट्ठी करें, जो कि नेट पे भी अवेलेबल है, संस्थाओं पर भी हमारे सभी जगह उपलब्ध है, हमारी वेबसाइट्स पे भी बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। और उसके अलावा आप 1-to-1 भी कांटेक्ट करते हैं तो आपको जानकारी प्राप्त हो सकेगी और उसके बाद ही आप उसमें कदम रखें पूरी तैयारी के साथ, तो वो एक निश्चित बहुत अच्छा क्षेत्र है और यहाँ पर संभावनाएं फिर प्रबल हो जाएंगी। बिल्कुल, जैसा दर्शकों हमने यहाँ पर जाना कि अगर आपके पास में पूर्ण जानकारी है तो आपको इस क्षेत्र में नुकसान नहीं होगा। तक पहुंचे, इसका आप लाभ उठाइए। मैम आपका और ललिता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुरू में लेंगे अच्छा।